Regards from Arya Institute of English Medium. We are on chapter number 14. That is a source of energy. In that particular part, we had come to a topic of 14.3.2, energy from sea. Now, ये जो जहाँ पे भी कहीं पे भी मूवमेंट होती है वहाँ से एनर्जी गेन करने के लिए ट्राई किया गया, जिसे फ्रॉम वी हैड प्रिपेयर्ड ए विंड मिल बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर पार्ट. They have tried to collect the energy from a tidal source. जो उसका बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन लेंगे. tidal energy due to the gravitational pull, mainly the moon on the spinning earth. So the level of the water in the sea rises and falls. तो टाइड्स जो क्रिएट होते हैं सी शोर में, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ट्राई किया गया. इफ़ यू लिव नियर द सी or ever travel to some place near the sea, try to observe how the sea level changes during the day. The phenomena is called as high and low tides, and this difference in the sea level gives us a tidal energy. और उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसे बोला जाता है tidal energy. Tidal energy is a harnessed by a constructing a dam across a narrow opening to the सी. तो सी का जो नैरो ओपनिंग होता है वहां पे रखा जाता है. सी शोर के अंदर जब वाटर ब्लो करेगा देन इट इज गोइंग टू मूव दैट पर्टिकुलर टर्बाइन. सी हमारा एक ही एम है, कुछ भी करके टर्बाइन को घुमाना. टर्बाइन जितनी बार रोटेट होगा आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज, इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एनर्जी. ए टर्बाइन फिक्स एट द ओपनिंग ऑफ द डैम converts tidal energy to a electricity. As you can guess, the location where such dams can be built are limited. ब्राज़ील में इसका सबसे पहले यूज़ किया गया था और देखा गया कि बिकॉज ऑफ द salinity ऑफ दैट सी शोर, सी के अंदर जो सॉल्ट्स जो होते हैं उसकी वजह से कोरोजन, जंग लगने के चांसेस जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा थे. तो यूजुअली दैट अवॉइड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ दिस. लेकिन ये भी एक सोर्स के फॉर्म में हम उसको काउंट कर सकते हैं, बिकॉज इफ वी आर हैविंग ए सर्टेन लिमिटेशंस दैट सर्टेन पार्ट इन ए हाई नीड, we can go for this type of the energy also. Next is a wave energy. Similarly, the kinetic energy possessed by a huge wave near the seashore can be trapped in a smaller manner to generate a electricity. ये इसी का ही एक फॉर्म. The waves are generated by a strong winds blowing across the sea. Wave energy would be a viable proportions only when the waves are very strong. So a wide variety of the devices have been developed to trap wave energy to the rotation of a turbine, और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. So that is a wave energy, and tidal energy is almost all same. Now we are going to see about a next part, that is a ocean thermal energy. अब ये जो पार्ट है ये इसमें आपने जो ये तीन सेक्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर जो हमने मेन हेल्प लिया तो उसका जो सोर्स था दैट इज ए सी शोर. सी के अंदर से कैसे कलेक्ट करना उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बिकॉज 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर विद वाटर, और उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो सेक्शन कवर करके बैठा है दैट इज ए सलाइन वाटर का जो सोर्स है दैट इज ए सी. सो वी आर ट्राइंग टू write the information pertaining to this. The water at the surface of the sea or a ocean is heated by the sun. पूरे दिन ये सनलाइट की वजह से हीटिंग होगा, while the water in a deeper section is a relatively cold. So this difference in the temperature is exploited to obtain energy in a ocean thermal energy conversion plant. These plants can operate to the temperature difference between the water and the surface and the water or at the depth of 2 किलोमीटर. अगर मैं सी शोर के ऊपर का जो टेम्परेचर है उसको और सी शोर के अंदर 2 किलोमीटर चले जाने के बाद अगर मैं पानी का टेम्परेचर मेजर करता हूँ तो उसके बीच का गैप होता है दैट इज अराउंड 20 डिग्री सेल्सियस. सो द वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल ए वॉलेटाइल लिक्विड लाइक एमोनिया. तो एमोनिया जैसे सब्सटेंस को मैं उसको बॉईल करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ. सी ये बहुत ही क्रिटिकल है. सो वेपर ऑफ दिस लिक्विड आर देन यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ द जनरेटर. द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ
of the ocean is pumped up and a condensed vapor again to liquid. तो नीचे की तरफ जब लेके जाएंगे वो ठंडा हो जाएगा, ऊपर की तरफ आएगा, then it is once again going to be get converted into a gas. So gaseous to liquid, liquid to a gas, and because of that we are continuously able to move the turbine with the help of some volatile substance like ammonia. So this is also a ocean thermal energy का हमने यूज़ किया गया, उसको एक शॉर्ट में बोला जाएगा तो ओटेक भी बोला जाएगा, ओशियन थर्मल टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट इज ए जियोथर्मल एनर्जी. ये ड्यू टू दी जियोलॉजिकल चेंज molten rocks forms in the deeper hot region of the earth crust are pushed upward and trapped in a certain region called as a hot spot. Where underground water comes in contact with the hot spots, steam is generated. आपने कई बार वो गर्म पानी के झरे देखे होंगे, हम उसी की बात करते हैं. वहाँ पे जो कोर अंदर ऑफ दी जो लेवल होता है अर्थ का, उसके बिल्कुल नीचे के लेयर पे यू आर एबल टू सी दैट liquid membrane of the earth crust is there. So it is a very high in temperature, and because of that water body gets heated over there. वहाँ पे हमको गर्म पानी के झरे दिखाई देते हैं. When underground water comes in contact with a hot spot, steam is generated. तो sometime hot water from the region finds outlet at the surface. तो ज़मीन के अंदर से गर्म पानी के फॉर्म में बाहर निकलते हैं. ये ज़्यादा करके न्यूजीलैंड जैसे जगह पे या सेकेंड ये यूएसए के अंदर ये ज़्यादा करके देखे गए, जहाँ पे यहाँ इन इंडिया ऑल्सो वी आर एबल टू सी इन सर्टेन प्लेसेस दिस टाइप ऑफ दी गर्म पानी के जरिए हमने देखे हुए. सच आउटलेट आर नॉन एज एन हॉट स्प्रिंग बोले जाते हैं. द स्टीम ट्रैप्ड इन ए रॉक्स is a routed through a pipe to a turbine and used to generate electricity. The cost of the production would not be much, but there are very few commercially viable sites where such energy can be exploited. There are a number of the power plant based on a geothermal energy operational in a New Zealand and a United States of America. तो ये जो मैंने अभी आपको जो दो नाम बताया दो कंट्री के, वन इज न्यूजीलैंड में और एक है यूएसए के अंदर, ये टाइप के जियोथर्मल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है. एंड दे आर एबल टू रोटेट दैट पर्टिकुलर एनर्जी इन द टू रोटेट द टर्बाइन, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू प्रिपेयर ए इलेक्ट्रिसिटी. नाउ जो न्यूअर फॉर्म ऑफ द एनर्जी है और जिसका रिसेंट लास्ट वी कैन से 20 डिकेड्स के अंदर इसका सबसे ज़्यादा यूज़ देखा गया है, दैट इज़ ए nuclear energy, which is a very very important. At the same time, this energy is a very less pollutant create करता है, बट साथ में अगर हम इसको केयरफुली हैंडल नहीं करें या अगर कंट्रोल पैनल में अगर ये काम नहीं किया, then there may be chances it is going to create a huge damage. ये जो प्रोसेस होती है वो न्यूक्लियस का ब्रेकडाउन होने की वजह से होती है. दैट फेनोमेना वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के अंदर आता है फॉर 3 मार्क्स शॉर्ट नोट. यहाँ पे ऑप्शनल केस में कहीं ना कहीं ये वन फॉर्म या अनदर फॉर्म में पूछा जाता है. नाउ इन अ न्यूक्लियर जनरेटेड इन ए प्रोसेस कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन. फिशन यानी टूटना, और एक इसी के जैसा ही सिमिलर वर्ड होता है इंस्टेड ऑफ आई इफ यू आर एबल टू सी फ्यूजन, then it is going to be a combined. Here the nucleus of a heavy atom यूरेनियम है, प्लूटोनियम है और थोरियम है. इसके नाम आपको याद रखना है, ये वापस से सपोज लॉन्ग के अंदर नहीं पूछे गए. Then they may ask in a 1 mark question also, when bombarded with a low energy neutron can be a split apart into a lighter nuclei. When this is done, a tremendous amount of the energy is released if the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the original nucleus is just a little more than the sum of the masses of the individual product. तो यहाँ से आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है
द फिशन of atom of uranium, for example, produces 10 million times of the energy produced by the combustion of an atom of carbon from a coal. ये कितना टाइम? 10 मिलियन टाइम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जितना हम कॉल के अंदर से कलेक्ट कर सके. तो कॉल से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस हो गया. सो ये एनर्जी को अगर हम यूटिलाइज कर पाए तो ठीक है, अगर वो एक्सप्लोड हो गया या डैमेज हो गया देन इट इज आर वेरी वेरी हार्मफुल. सो इट शुड बी इन ए क्लोज सिस्टम. सो इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर designed for a electric power generation such as in a nuclear fuel can be a part of a self-sustaining fission chain reaction that releases energy at a controlled rate. तो उसको क्या किया जाता है? तो फिशन है उसी को ही कंट्रोल करेंगे, धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन किया जाएगा और बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू प्रोड्यूस ए इलेक्ट्रिसिटी. The released energy can be used to produce a steam and further generated electricity. तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है. नाउ इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाए तो इन ए न्यूक्लियर फिशन द डिफरेंस इन अ मास दैट इज ए, आइंस्टाइन का जो फॉर्मूला था दैट इज ए ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर. अब जो आइंस्टाइन ने बताया दैट इज एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज इक्वल टू चेंज इन ए मास मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट. सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट. जो मास के अंदर चेंज हुआ उसी के बेस पे. अब ये सी की वैल्यू तो एक कांस्टेंट हमने डिसाइड कर दिया 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸. अब उसका स्क्वायर करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ का स्क्वायर 8 टू 16 टाइम हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय चेंज इन मास. तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी वी आर एबल टू प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ दिस आइंस्टाइन का फॉर्मूला. ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है उसको बोला जाता है डेल्टा. सो E इज इक्वल टू एनर्जी डेल्टा दैट इज ए सिंबल को बोलेंगे इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल. तो फाइनल जो होगा वो कम होगा, इनिशियल ज़्यादा होगा, मल्टीप्लाई बाय दैट इज C दैट इज अ स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट. तो फर्स्ट डिराइव्ड बाय अल्बर्ट आइंस्टाइन in 1905, where c is the speed of the light in a vacuum. Nuclear science energy is often expressed in unit of electron volt. तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 10⁻⁻19 जूल होगा. It is easy to check from the above equation that one atomic mass unit mu is equivalent to about 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. इतना एनर्जी ये प्रोड्यूस कर देगा. सो दिस अ वेरी ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ द एनर्जी. फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वुड लाइक टू टेल यू परटेनिंग टू दिस कि बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला दे हैड प्रिपेयर्ड एटम बॉम्ब व्हिच हैज बीन थ्रोन ऑन द हिरोशिमा एंड नागासाकी. आइंस्टाइन ने जब ये फॉर्मूला क्रिएट किया उनको पता नहीं था कि पीपल कैन यूज इन अ नेगेटिव वे. तो बेस्ड ऑन दिस अगर आप ये बुक को अगर ध्यान से देखें तो वी हैड लर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे नॉट इन अ नेगेटिव वे. यही चीज़ का अगर नेगेटिव वे में जब यूज़ किया गया तो इट इज़ ए वेरी हार्मफुल फॉर ए होल वर्ल्ड, नॉट फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री और समथिंग लाइक दैट. इट इज़ वेरी डेंजरस थिंग्स. सो ये बेसिक आपको यहाँ पे बताया गया इक्वेशन. तो वी हैव टू यूज इट इन अ प्रॉपर वे. नाउ नेक्स्ट, न्यूक्लियर पावर रिएक्टर इज लोकेटेड कहाँ पे है? तो ये भी हमें थोड़ा याद रखना है. तारापुर के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर, इन गुजरात इंडिया के अंदर बात करें तो. देन ए सेकेंड राणा प्रताप सागर बोलते हैं राजस्थान के अंदर. देन ए कलपक्कम दैट इज ए तमिलनाडु. नरोरा उत्तर प्रदेश के अंदर है. खाखरापुर दैट इज इन गुजरात. कालगा दैट इज इन कर्नाटका हैव द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ लेस देन 3% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री. ये 3% ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज इंडिया इज नॉट दैट मच डेवलप्ड कंट्रीज वी कैन से रादर देन दैट, बिकॉज इसके जो सिस्टम जो है क्रिएट करना दैट विल बी ए लिटल बिट टफ. हाउएवर मेनी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री आर मीटिंग मोर देन 30% ऑफ देयर इलेक्ट्रिक पावर नीड फ्रॉम ए न्यूक्लियर रिएक्टर. इसके अंदर एक कंट्री का नाम आ जाता है दैट इज जापान.
मैक्सिमम अगर आप देखो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है दैट इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट। यहाँ का ये जो एनर्जी है वो ट्रिमेंडस अमाउंट है एंड इट इज़ वी कैन आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसके अंदर वेस्ट मटेरियल जो प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑल्सो ए लेस हैजार्डस, बाय प्रोडक्ट भी कम है, बट इसके अंदर जो लिमिटेशंस चाहिए वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो द मेजर हैजार्ड ऑफ ए न्यूक्लियर पावर जनरेशन इज अ स्टोरेज एंड डिस्पोजल ऑफ द स्पेंड और ए यूज फ्यूल। जो यूरेनियम और थोरियम जो आपको बताए थे वो अगर जो हम यूज़ करते हैं तो उसको यूटिलाइज हो जाने के बाद वो अगर पानी के कांटेक्ट में आते हैं, पानी इज बिकम ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, वाटर इज गोइंग टू बिकम रेडियो एक्टिव, सो दैट विल बी हार्मफुल फॉर ए सी शोर के जो है उसके लिए हार्मफुल हो जाएगा। या तो रिवर के अंदर अगर छोड़ा तो वहाँ पे भी ये बिकॉज ऑफ द रेडिएशन इट इज़ गोइंग टू क्रिएट ए कार्सिनोमा जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। सो रेडिएशन इज अ वेरी वेरी डेंजरस, तो टू कंट्रोल that particular things it need a system, so improper nuclear waste storage and a disposal result in the environmental contamination। तो ये इन्वायरमेंटल को सबसे ज़्यादा कंटेमिनेट करने के चांसेस रहते हैं। फर्दर देर इज ए रिस्क ऑफ ए एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ द न्यूक्लियर रेडिएशन। अगर वहाँ से कुछ रेडिएशन एमिट हो रहा है तो ह्यूमन बीइंग के लिए सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हाई कॉस्ट ऑफ द इंस्टॉलेशन सबसे ज़्यादा कॉस्टली है तो फॉर द स्टार्टिंग का जो इंस्टॉलेशन करना है वो ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाई रिस्क ऑफ द इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन एंड ए लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ द यूरेनियम एंड मेक ए लार्ज स्केल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी प्रोहिबिटेटिव। तो ये लार्ज स्केल में अगर मुझे यूरेनियम जैसे मेटल्स अगर मुझे चाहिए तो इसका वर्ल्ड वाइड जो उसका जो अवेलेबिलिटी है दैट इज ए वेरी लिमिटेड। सो इंडिया जैसे कंट्री ने अभी तक जो एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो काम है वो उसमें यूरेनियम का इन्वॉल्वमेंट उतना नहीं लिया। सो दैट्स वाई आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट इज हैविंग ए कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ओनली 3% of the total energy. Nuclear energy was first used for a destructive purpose before a nuclear power station were designed। मैंने आपको पहले ही बता दिया हिरोशिमा और नागासाकी पे जो डाला गया था that is based on this principle only। The fundamental physics of the fission chain reaction in a nuclear weapons is similar to the physics of a controlled nuclear reactor, but the two type of the device are engineered quite differently। एक जो एटम बॉम्ब में जो प्रोसेस होती है और एक यहाँ पे होती है वो होती है अनकंट्रोल, और जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो कंट्रोल फॉर्म में होता है। आई विल सी अबाउट ए न्यूक्लियर फ्यूजन, जुड़ने के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे करंटली ऑल कॉमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर आर बेस्ड ऑन ए न्यूक्लियर फ्यूजन, बट देर इज ए अनदर पॉसिबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेशन by a safer process called as a nuclear fusion। तो fusion means joining a lighter nuclei to make a heavier nucleus, most commonly hydrogen or a hydrogen isotopes, to create a helium such as 2H plus 2H। तो ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे। ये ड्यूटेरियम का रिलेवेंट है। ड्यूटेरियम मीन्स है हैवी हाइड्रोजन, वी कैन से इट इज आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटॉप्स हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे। वन इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन, अनदर वन इज अ ड्यूटेरियम एंड थर्ड इज अ ट्रीटियम। तो यहाँ पे जो यूज होता है दैट इज ए ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम व्हेन कंबाइंस इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस ए 3 of a helium plus 1 neutron it is going to be released। It releases a tremendous amount of the energy according to the Einstein equation, that is E is equal to delta mc square, as the mass of the product is little less than the sum of the masses of the original individual nuclei। Such a nuclear fusion reactions are the source of energy in the sun and other star। तो जो सन के अंदर जो रिएक्शन होती है दैट इज द सेम रिएक्शन आई हैड रिटन ओवर हियर, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, हाइड्रोजन to helium and helium to hydrogen, and during that process it is emitting a tremendous amount of energy, that is it takes a considerable energy to force the nuclei to fuse। The condition needed for this process are extreme, millions of the degree of the temperature and millions of the pascals of a pressure इसके अंदर क्रिएट होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड
ऑन ए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। जो यूरेनियम था वहाँ पे फिशन हो रहा था, हाइड्रोजन में हमें क्या करना है, फ्यूजन रिएक्शन। So nuclear bomb based on the fission of the uranium or a plutonium is placed in the core of the hydrogen bomb. This nuclear bomb is embedded in a substance which contains deuterium and lithium. When a nuclear bomb based on a fission is detonated, temperature of the substance is reached. कितना टेम्परेचर करेगा, दैट इज वी कैन से ए अनबियरेबल टेम्परेचर, दैट इज 10⁻⁷ केल्विन। इतना टेम्परेचर एक माइक्रो सेकेंड के अंदर ये प्रोड्यूस कर देगा। अगर ये इतना सारा टेम्परेचर है, दैट इज अनबियरेबल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड स्प्रेड्स इन एटमॉस्फेयर, एंड ड्यू टू दैट lakhs of the people die within a short span. The high temperature generates sufficient energy for the light nuclei to fuse, and devastating amount of energy is released. तो इसके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के चांसेस होते हैं। हमने इसके मेरिट्स भी देख लिए, डीमेरिट्स भी देखे। इसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी के दो पार्ट आपको बताए गए, वन इज रिलेवेंट टू द फिशन, another one is relevant to the fusion. Now we are going to see about another section, that is a environmental consequences. We have studied a various source of energy in the previous sections. Exploiting any source of energy disturbed by the environment in some way or the other. In any given situation, the source we would choose depends on the factors such as the ease of extracting energy from the source. So the economics of extracting energy from the source is the efficiency of the technology available, and environmental damage that will be a cause by using the source. Though we talk of a clean fuel like CNG, जिससे मिनिमम वी कैन से बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हो, और विच इज़ ए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, it would be a more exact to say that a particular source is a cleaner than the other. So we have to already seen that a burning fossil fuel causes a air pollution. In some cases, the actual operation of a device like the solar cell may be a पॉल्यूशन फ्री। एक सोलर सेल हमने देखा था कि जिसके अंदर कोई भी बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं होती थी, तो दैट इज़ अ पॉल्यूशन फ्री। बट द असेंबली ऑफ द डिवाइस वुड हैव ए कॉज सम इन्वायरमेंटल डैमेज। लेकिन अब अगर वो डिवाइस को मैं असेंबल करता हूँ और कहीं पे भी लगाता हूँ, तो उसके लिए मुझे थोड़ा जो नेचर है उसके साथ इन्वायरमेंटल को डैमेज करने के चांसेस है। रिसर्च कंटिन्यू इन दिस एरिया टू प्रोड्यूस ए लॉन्गर लास्टिंग डिवाइस that will cause less damage through their life. कोई भी इन्वायरमेंटल को डैमेज किए बगैर अगर हम एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, दैट विल बी द मेन एम बिहाइंड दिस। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ लॉन्ग विल एन एनर्जी सोर्स लास्ट अस। सो वी सॉ अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन द फॉसिल फ्यूल फॉर ए मच लॉन्गर। फॉसिल की भी तो एक लिमिटेशन है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑयल है तो वही एग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ द एनर्जी है, तो थोड़े टाइम में ख़त्म होने के चांसेस है। सच सोर्स दैट विल गेट डिप्लीटेड someday are said to be a exhaustible source of non-renewable source of energy. On the other hand, if we manage a biomass by replacing the trees we cut down for a firewood, we can be assured of a constant supply of the energy at the particular rate. Such energy source that can be a regenerated, उसको क्या बोला जाएगा, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल मतलब हम उसे वापस से यूज़ कर सके, वो टाइप की एनर्जी के अंदर आएगा। सो दैट विल बी ए वेरी इंपॉर्टेंट हियर। रिन्यूएबल एनर्जी इज अवेलेबल इन आवर नेचुरल एनवायरनमेंट in the form of some continuing or a repetitive current of energy, or stored in such a large underground reservoir that the rate of depletion होते जाएगा of the reservoir because of the extraction of the
यूजेबल एनर्जी, जितना डिगिंग करके हम कॉल पेट्रोलियम निकालेंगे तो अंदर का कोर कैसा होता जाएगा, एम्प्टी, और बिकॉज ऑफ दैट इट इज गोइंग टू डैमेज दैट होल सिस्टम. सो एक्सट्रैक्शन ऑफ द यूजेबल एनर्जी इन ए पर्टिकुलर नेग्लिजिबल, तो ये हमें धीरे धीरे करके कम करना है. वी कैन डिबेट ऑन दिस इन ए इनएग्जॉस्टिबल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ये टाइप के जो एनर्जी है उसके बारे में हमने ये चैप्टर के अंदर जाना. शॉर्ट नोट ड्यूरिंग डिस्कशन ओनली आई टोल्ड यू. वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल you about give the name of two energy sources that you would consider to be a exhaustible. Give reason for your choice. उसके साथ मैंने आपको एक दूसरा क्वेश्चन भी बताया. Write a short note on a nuclear energy that we have learned in this particular part, that is a nuclear energy. Then in a questions, question number 8, what are the qualities of an ideal source of energy? Then what are the advantages and disadvantages of using a solar cooker? Are there places where solar cooker would be have a limited utility? Yes, तो वो हमने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी. सो आपको वापस से उसको रिकलेक्ट करके उसको एक बार वापस से मेंशन कर देना है. What are the environmental consequences of the increasing demand of the energy? What steps would you suggest to reduce energy consumption? तो एनर्जी को कम यूटिलाइज करने के लिए या उसकी कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? दिस 3 क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग ऑल. रिमेनिंग इज रिलेवेंट टू दी VSQ. उसके अंदर नंबर 5 है, कंपेयर एंड ए कॉन्ट्रास्ट बायोमास एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. तो ये दोनों को आपको कंपेयर करना है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को और बायोमास को, कि जिसके अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलता है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है. तो 5 नंबर 8, 9 एंड 10. 5, 8, 9 एंड 10 ये आपको करना है. और पैरेलली जो मैंने आपको शॉर्ट नोट के बारे में बताया, दैट यू हैव टू फिनिश इट. इफ यू हैव एनी डाउट you can contact me on my mobile number 9638229462. Thank you very much for being with us. Here we are finishing our chapter of a science, 40 number. Now we are going to start with another chapter of part of biology in our next session. Thank you very much for being with us.